पहला सवाल देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्या है। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? यानी मेवाड़ के शासकों और मुगलों के शासकों के बीच में जो संधि हुई थी उसे मेवाड़ मुगल संधि कहते हैं। 4 ऑप्शन है, 1515, 1615, 1415 और 1715। दोस्तों मेवाड़ और मुगल संधि कब हुई थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हुई थी 1615 को। कब हुई थी दोस्तों? 1615 को। किस किस के मध्य हुई? तो मेवाड़ के उस समय शासक कौन थे? मेवाड़ की तरफ से जो शासक थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था महाराणा अमर सिंह। क्या नाम था दोस्तों? महाराणा अमर सिंह। और मुगल थे कौन? मुगल। और मुगलों की तरफ से कौन था? खुर्रम। खुर्रम जिसको बाद में शाहजहां कहा गया। और उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था? तो खुर्रम के पिताजी थे जिनका नाम था जहांगीर। इन दोनों के मध्य संधि हुई थी। इस संधि में यह कहा गया था कि मेवाड़ और मुगल इनके बीच में एक संधि होगी। उस संधि के तहत ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अब आक्रमण नहीं करेंगे। इसके अलावा इस संधि की कुछ शर्तें थी कि मेवाड़ का शासक है वो दिल्ली के दरबार में उपस्थित नहीं होगा। इसके अलावा मेवाड़ के जो राज परिवार है उस राज परिवार का वैवाहिक संबंध कभी भी मुगल राज परिवार से नहीं होगा। इसके अलावा जहांगीर ने कहा था कि भाई ये जो आपका जो किले वगैरह हैं आप इनका पुनर्निर्माण वगैरह नहीं कराओगे। इसके अलावा महाराणा अमर सिंह के जो राजकुमार है उनको कहां पर रहना पड़ेगा? दिल्ली में रहना पड़ेगा। तो मेवाड़ मुगल संधि 1615 मेवाड़ के शासक अमर सिंह और मुगल शासक जो जहांगीर थे, जहांगीर के पुत्र खुर्रम के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, रानी कर्मावती ने, सवाल है कर्मावती ने किस मुगल शासक को राखी भेजकर सहायता मांगी थी? सवाल पूछा है कर्मावती ने किस मुगल शासक को राखी भेजकर सहायता मांगी थी? 4 ऑप्शन है, अकबर है आपके सामने, बाबर है, हुमायूं है और जहांगीर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कर्मावती है ये कहां की थी? ये सांगा की पत्नी थी। किसकी? राणा सांगा की क्या थी? ये पत्नी थी। ध्यान रखना दोस्तों, सांगा की पत्नी थी। और कहते हैं कि जब कर्मावती के पुत्र छोटे होते हैं उसी समय, ध्यान रखना, गुजरात का आक्रमणकारी होता है, गुजरात का जिसका नाम होता है बहादुर शाह। बहादुर शाह एक विशाल सेना लेकर आता है और कहां पर आक्रमण करना चाहता है? वो आक्रमण करता है बहादुर शाह चित्तौड़ पर। और उस समय चित्तौड़ के जो शासन का राजभार कौन संभाल रहे थे? वो संभाल रही थी कर्मावती। तो ध्यान रखना दोस्तों, उस समय कर्मावती ने इस संकट से निपटने के लिए जहांगीर जो हुमायूं था, किसको? हुमायूं, उस हुमायूं को राखी भेजी थी। और हुमायूं को कहा कि आपके पिता है वो मुझे बेटी का जो दर्जा देते थे और आप है वो मेरे भाई के समान हो, मैं आपको राखी भेजती हूं, आप राखी की लाज रखना। तो दोस्तों हुमायूं को कर्मावती ने कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी जब बहादुर शाह था जो गुजरात का शासक, वो आक्रमण करने के लिए कहां पर आया था? चित्तौड़गढ़। तो सवाल क्या पूछा गया था? कर्मावती ने किसको राखी भेजी थी? हुमायूं को भेजी थी। क्यों भेजी थी? क्योंकि गुजरात का शासक बहादुर शाह क्या करना चाहता था? चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहता था। कर्मावती किसकी पत्नी थी? तो राणा सांगा की पत्नी थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, राणा सांगा व बाबर के मध्य, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध, कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1527, 1528, 1529 और 1530। दोस्तों पूछा किसका है? खानवा का युद्ध पूछा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, खानवा है और खानवा का क्या पूछा है? युद्ध। तो खानवा का युद्ध है, ये कब हुआ था? तो ध्यान रखना, ये हुआ था सन 1527 में। 1527 में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? तो एक तरफ तो थे सांगा, कौन थे? सांगा। और दूसरी तरफ कौन था? बाबर। कौन था? बाबर के मध्य हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, इस खानवा के युद्ध में सांगा ने एक प्रथा को जीवित किया था जिसको कहा था पाती पैरवण प्रथा। पाती पैरवण प्रथा। इस पाती पैरवण प्रथा का मतलब यह था कि जब किसी राजपूत शासकों के ऊपर धर्म संकट आएगा उस समय सभी राजपूत शासक इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर जो सामने वाला दुश्मन है उसको क्या करेंगे? पराजित करेंगे। वो था पाती पैरवण प्रथा। तो उस समय के जो सारे राजपूत शासक थे इस पाती पैरवण प्रथा के तहत किसका साथ देने के लिए आए थे? खानवा के युद्ध में सांगा के साथ देने के लिए आए थे। जैसे आमेर का शासक जो पृथ्वीराज था वो आया था, जैसे मारवाड़ के शासक थे राव गंगा, तो राव गंगा खुद ने लेकिन अपने पुत्र मालदेव को इस युद्ध में
भेजा था। तो पूरे राजस्थान के अंदर जो राजपूत रियासतें थी वहां से शासक आए थे किसकी सहायता करने के लिए, सांगा का सहायता करने के लिए। इसे पाती पैरवण प्रथा के तहत माना जाता है। खानवा के युद्ध में विजय कौन हुआ, तो विजय हुआ था बाबर। कौन हुआ था दोस्तों, बाबर हुआ था। इसके अलावा ध्यान रखना कि खानवा के युद्ध में कहा जाता है राणा सांगा थे। राणा सांगा को लगभग 80 गांव लगे थे, इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष कहा था। क्या कहा था, एक सैनिक का भग्नावशेष कहा था। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, खानवा युद्ध के बाद भारत के अंदर पूर्ण रूप से उस समय जो दिल्ली का बादशाह कौन बन गया था, बाबर। तो भारत में किसका अधिकार हो गया था, बाबर। और बाबर दिल्ली का क्या बन गया था दोस्तों, यानी दिल्ली या पूरे भारत का क्या बन गया था, बादशाह बन गया था। ध्यान रखना, इस खानवा युद्ध के दौरान बाबर ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था गाजी। कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में। और खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा क्या हो जाते हैं, घायल, उनको वहां से बाहर ले जाया जाता है और कालपी में ले जाया जाता है। बाद में बसवा दोसा के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और सांगा के मध्य हुआ था। बाबर विजय हुआ था। बाबर ने जब ये युद्ध जीता तब उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने जब ये खानवा का युद्ध जीता तो दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया, पूर्ण रूप से बाबर का। और खानवा युद्ध के दौरान राजपूतों में यानी सांगा ने पूरे राजपूताने के शासकों को अपने झंडे के नीचे खड़ा किया था। किस प्रथा के तहत, पाती पैरवण प्रथा के तहत। और बाबर की मृत्यु कहां हुई थी, ध्यान रखना दोस्तों, बसवा दोसा के अंदर हुई थी। अगला सवाल है, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष करने वाला मारवाड़ शासक था। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष करने वाला मारवाड़ का शासक कौन था। 4 ऑप्शन है, जसवंत सिंह है, मालदेव है, उदय सिंह है और चंद्रसेन है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष करने वाला मारवाड़ का शासक कौन सा था। सही आंसर है उसका चंद्रसेन। क्या नाम है दोस्तों, चंद्रसेन। कहा जाता है कि चंद्रसेन ने आजीवन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसीलिए तो इसके उपनाम है। ध्यान रखना, सवाल पूछे जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। किसका प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। एक सैनिक का और क्या कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। इसके अलावा कुछ और नाम मिलते हैं इसके, जैसे कहा जाता है इसको प्रताप का अग्रगामी। किसका अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ध्यान रखना, कहते हैं कि 1570 के अंदर जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया था तब अकबर ने चंद्रसेन से ज्यादा चंद्रसेन के भाई मोटा राजा उदय सिंह को वरीयता दी। इसलिए चंद्रसेन नाराज होकर मेहरानगढ़ आ जाता है और मेहरानगढ़ का मतलब है कि मारवाड़ आ जाता है। उस समय अकबर राव चंद्रसेन के पीछे सेना भेजता है। उस समय राव चंद्रसेन कहाँ चले जाते हैं, सिवाना रहते हैं कुछ समय के लिए। सिवाना के बाद में वापिस कहाँ चले जाते हैं, भादरा जून जालोर के अंदर जाते हैं। इसके अलावा कुछ समय के लिए ये पाली के अंदर भी रहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सिवाना मैंने यहाँ लिखा है, सिवाना लिखने के पीछे कारण ये था कि सिवाना मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी भी माना गया है। तो राव चंद्रसेन, जिसको प्रताप कहा जाता है मारवाड़ का, राजस्थान का भूला बिसरा, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, प्रताप का अग्रगामी, 1570 में नागौर दरबार में गया था, लेकिन उचित सम्मान नहीं मिलने पर वापस आ गया था। और सिवाना इसकी जो संकटकालीन राजधानी थी। तो मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष करने वाला व्यक्ति कौन था, वो था दोस्तों राव चंद्रसेन। फिर अगला सवाल है, मेवाड़ के किस शासक ने जजिया कर का विरोध किया था। सवाल पूछा है, मेवाड़ के किस शासक ने जजिया कर का विरोध किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जामों में, हर एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अमर सिंह, जगत सिंह, राज सिंह और मान सिंह। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेवाड़ के एक शासक हुए थे जिनका नाम था महाराणा राज सिंह। और राज सिंह की और औरंगजेब की बिल्कुल नहीं बनती थी। तो जब औरंगजेब ने वापस जजिया कर लगाया था, जजिया कर एक टैक्स होता था जो कि गैर मुस्लिम लोग होते थे, उनसे क्या होता था, ये लोग टैक्स लेते थे, जिसका विरोध किसने किया था, राज सिंह ने किया था। तो राज सिंह ने कौन से कर का विरोध किया था, जजिया कर का। राज सिंह को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों,
राज सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब पूरे भारत में मुगल जो थे हिंदुओं की जो मूर्तियां वगैरह सब क्या कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे, मंदिरों को नष्ट कर रहे थे, उस समय राज सिंह ने जो मेवाड़ है, मेवाड़ में 2 बड़े बड़े मंदिर को निर्माण करवाया था। कौन कौन सा? तो एक का मंदिर था जिसका नाम था श्रीनाथ जी का मंदिर। एक तो इन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, एक मंदिर बनाया था द्वारकाधीश का, तो द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था। इसके अलावा राजसमंद झील के किनारे इन्होंने राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? राज प्रशस्ति, जहां पर 25 संगमरमर के शिलालेख हैं और इन 25 शिलालेखों पर किसका इतिहास लिखा गया है? मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। इसके अलावा ध्यान रखना, कई बार सवाल पूछा जाता है कि चारुमती प्रकरण, चारुमती प्रकरण का संबंध किस मेवाड़ के शासक से हैं? तो राज सिंह से। तो ये चारुमती कौन थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, किशनगढ़ के शासक थे, ठीक है। तो किशनगढ़ के एक शासक थे जिनका नाम था किशन सिंह, और इनकी जो पुत्री थी जिनका नाम था चारुमती, इनका विवाह होने वाला था औरंगजेब से, लेकिन चारुमती ने राज सिंह को एक लेटर लिखा और कहा कि अगर आप एक सच्चे राजपूत हो या सच्चे शासक हो तो मैं किसी भी मुगल शासक से या किसी भी मुस्लिम शासक से विवाह नहीं करना चाहती हूं, आप मेरे से शादी कीजिए। तब कहते हैं कि राज सिंह ने चारुमती के साथ क्या किया था? विवाह किया था, न कि औरंगजेब को चारुमती के साथ विवाह करने दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, राज सिंह है, इन राज सिंह का हमेशा मुगल शासकों के साथ क्या था? किसी न किसी रूप में क्या होता था? मतलब विरोध होता रहता था। आगे देखिए दोस्तों कि इन्हीं के समय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राजेश्वर की उपाधि दी है? किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को कौन सी उपाधि दी है? राजेश्वर की उपाधि दी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, औरंगजेब है, शाहजहां है, बहादुर शाह है और मोहम्मद शाह है। दोस्तों पूछा किसका है? सवाई जय सिंह को राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी? चारों ऑप्शनों में से दोस्तों जो राइट आंसर है वो क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है वो है औरंगजेब। देखिए नाम क्या है, वापस देख लीजिए, सवाई जय सिंह, मैं यहां लिख रहा हूं। सवाई जय सिंह को उपाधि किसने दी थी? तो सवाई जय सिंह को जो ये उपाधि दी गई थी राजेश्वर की, वो दी थी मोहम्मद शाह ने। ध्यान रखना, मोहम्मद शाह ने। लेकिन ये सवाई की उपाधि इनको किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। क्या किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। सवाई जय सिंह है, इन सवाई जय सिंह ने लगभग 7 मुगलों का काल देखा, यानी 7 मुगल बादशाह थे, उनका कार्यकाल देखा था अपनी आंखों से। तो सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान के किस शासक ने 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था? तो सवाई जय सिंह ने देखा था। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि इन्होंने भरतपुर के शासक थे बदन सिंह। कौन? भरतपुर के शासक बदन सिंह, और बदन सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? एग्जाम में पूछा जाता है ब्रजराज। एग्जाम में क्या पूछा गया था कि सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? तो ब्रजराज की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने वीरता दिखाई उनके नाम हैं। 4 ऑप्शन है, चेतक है, गजाला है, दीन है और गजराज है। फिर है लूणा है, राम प्रसाद है, गजमुक्त है और गजराज है। फिर अगला ऑप्शन है, चेतक है, राम प्रसाद है, हरि प्रसाद है या नीला है। फिर है शक्ति है, राम प्रकाश, राम प्रताप है, राज अक्षय है या पीर प्रसाद है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि 4 हाथियों के नाम आए हैं और उन हाथियों में जो हाथियों के नाम है, लूणा है, राम प्रसाद है, क्या नाम है? राम प्रसाद है। एक का नाम है गजमुक्त, क्या नाम है? गजमुक्त है। इसके अलावा गजराज है। तो ये 4 हाथी थे जिन हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? उन्होंने लिया था हल्दी घाटी के युद्ध में। और हल्दी घाटी के युद्ध को ध्यान रखना दोस्तों, जानवरों का युद्ध भी कहा जाता है, इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, इसे लोह सिंह का युद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, 2 व्यक्ति और थे जिनमें से ध्यान रखना, एक कर्नल जेम्स टॉड था, एक जिसने हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा था। इसके अलावा एक और था जिसका क्या नाम था? अल बदायूनी। अल बदायूनी ने एक और इसका नाम बताया था। ध्यान रखना दोस्तों। तो ध्यान रखना, लूणा, राम प्रसाद और गजमुक्त, गजराज है, ये कौन से युद्ध में शामिल हुए थे? हल्दी घाटी युद्ध में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है
आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? यानी आमेर का एक शासक था जिसे अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। चार ऑप्शन है, बारमल है, भगवंत दास है, मान सिंह है या फिर राम सिंह है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आमेर के शासक हुए जिनका नाम था मान सिंह, और मान सिंह कौन से? प्रथम। ये क्या थे? अकबर ने इनको फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद की, फरजंद का मतलब यह होता है दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। कहते हैं कि मान सिंह ने लगभग 52 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक किसकी सेवा की थी? मुगलों की सेवा की थी। और मुगलों का सर्वाधिक राज्य विस्तार करने में किसका योगदान दिया था? राज्य का विस्तार करने में मान सिंह का योगदान दिया था। इसके अलावा ध्यान रखना कि मान सिंह को कितना मनसब दिया गया? तो इनको 7000 मनसब दिया था। राजपूताने के एकमात्र ऐसे शासक जिनको मुगलों द्वारा सर्वाधिक मनसब दिया गया, और वो कितना दिया गया था? लगभग 7000 मनसब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत सिंह ने, क्या नाम लिखा है? अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किस मुगल बादशाह के साथ किया था? चार ऑप्शन है आपके सामने, शाहजहां, आलमगीर, फर्रुखसियर या फिर मोहम्मद शाह। दोस्तों सवाल वापिस सुन लीजिए कि अजीत सिंह की एक पुत्री थी जिनका नाम था इंद्र कुंवरी, और उसका विवाह किन मुगल शासक के साथ हुआ? चार ऑप्शन है आपके सामने, वापिस बता देता हूं, शाहजहां, आलमगीर, फर्रुखसियर या मोहम्मद शाह। तो ध्यान रखना दोस्तों, इंद्र कुंवरी का विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? फर्रुखसियर के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? फर्रुखसियर के साथ इंद्र कुंवरी का विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने जंगलधर बादशाह कहा था? औरंगजेब ने किस शासक को जंगलधर बादशाह कहा था? चार ऑप्शन है, कर्ण सिंह है, गंगा सिंह है, इसके अलावा लूणकरण है और राय सिंह है। तो दोस्तों बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी? जंगलधर बादशाह। और जंगलधर बादशाह उपाधि दी गई थी इनको। और कर्ण सिंह के समय ही ध्यान रखना, इनका नागौर के साथ 1644 में एक लड़ाई होती है जिसे कहा जाता है मतिरे की राड़। तो कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि जो मतिरे की राड़ लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? वो थे कर्ण सिंह। ये कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच में एक मतिरे को लेकर लड़ाई हुई थी, जो एक खेत में उग गया था, जो दोनों की सीमाओं पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती, किसका कथन है? चार ऑप्शन है, अकबर, बाबर, हुमायूं या शेर शाह सूरी। तो ध्यान रखना दोस्तों, कई बार सवाल पूछा जाता है कि मैं अगर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये बात किसकी है? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए तो शेर शाह सूरी की है। कहते हैं कि शेर शाह सूरी ने 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण किया, और मारवाड़ के उस समय के जो शासक थे वो कौन थे? मालदेव थे। जब यहाँ पर वो अपनी सेना लेकर आया, तब शेरशाह सूरी को पता चला कि मेरा यहाँ पर जीतना नामुमकिन है, मेरी दाल तो नहीं गलेगी। तब उसने छल कपट का सहारा लिया, और जो मालदेव के जो विश्वास पात्र दो सेना नायक थे जिनका नाम था जैता और कुप्पा, उन जैता और कुप्पा के जो डेरे थे, जो उनका जो टेंट लगा हुआ था, वहां पर इन्होंने क्या फेंकवा दिए थे? ऐसे ही कोई पैसे और कुछ कागज छिपवा दिए थे, और जिसका पता जब मालदेव को लगता है तब मालदेव थोड़े कुछ समय के लिए कहां पर बैकफुट पर चले जाते हैं, यानी वापिस मेहरानगढ़ यानी मारवाड़ आ जाते हैं। उस समय ये क्या करता है? छल कपट का सहारा लेता है, और सेना होती है मारवाड़ की, उनको दो भागों में विभाजित करता है, और उस छल कपट के द्वारा ये क्या करता है? युद्ध जीतता है। और युद्ध जीतता है तब भी इसको नाको चने चबाने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से जीतता है। इसीलिए जब हिंदुस्तान का बादशाह होते हुए भी कह देता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की पूरी बादशाहत खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसे प्रदान की थी? मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसे प्रदान की थी? चार ऑप्शन है, सूर सिंह, जैत्र सिंह, गजर सिंह या
राय सिंह। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो दल थम्बन की उपाधि दी गई है वो किसे दी गई है? महाराजा गजय सिंह को दी गई है, महाराजा गजय सिंह को। और दी किसने थी? सम्राट जहांगीर ने। अगला सवाल है 1572-73 में ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? 1572-73। 4 ऑप्शन है, बीकानेर के राय सिंह, उदय सिंह, आमेर के मान सिंह या फिर कल्याणमल। तो ध्यान रखना दोस्तों, बात है 1572-73 की। तो 1572-73 के अंदर बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था राय सिंह। क्या नाम था? इस राय सिंह को क्या दे दिया था? किला सौंपा था। किसने? अकबर ने। कहते हैं कि जब 1570 में अकबर का नागौर दरबार लगा होता है और उस नागौर दरबार के अंदर अकबर को क्या नहीं मिलता है? जो चंद्रसेन होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें उचित सम्मान नहीं दूंगा, मैं भी एक शासक हूं। तो चंद्रसेन के ऊपर गुस्सा हो जाता है, तो चंद्रसेन वहां से चले जाते हैं। और जब चंद्रसेन यहां से चले जाते हैं तब राय सिंह को भेजते हैं कहां पर? जोधपुर। और जोधपुर का क्या बना देते हैं? सूबेदार। उस समय चंद्रसेन तो यहां से बाहर चले जाते हैं, सिवाना, भादराजू, सचिया की तरफ चले जाते हैं। और तब तक इसका जो गवर्नर किसको बनाकर रखता है, यानी सूबेदार, वो रखता है राय सिंह को। और जोधपुर को क्या घोषित कर देता है? खालसा। अगला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? 4 ऑप्शन है, महाराणा लाखा व मानसिंह के मध्य, महाराणा प्रताप व मानसिंह के मध्य, महाराणा प्रताप व अमर सिंह के मध्य, या महाराणा उदय सिंह व बाबर के मध्य। दोस्तों पूछा किसका है? हल्दी घाटी के युद्ध का। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 के अंदर हुआ था। किस किस के मध्य हुआ? तो ध्यान रखना, मुगलों और मेवाड़ के बीच में हुआ था, यानी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो महाराणा प्रताप तो इधर थे, लेकिन वहां पर अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने अपने सेनापति किसको भेजा था? मान सिंह को भेजा था। किसको भेजा था? मान सिंह को भेजा था। और हल्दी घाटी में कौन जीता था, कौन नहीं जीता था, इसका पता अभी तक किसी को नहीं है। इसीलिए इस युद्ध को कैसा माना जाता है? अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। दोस्तों कैसा माना जाता है? अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा है? 4 ऑप्शन है, हल्दी घाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, खानवा के युद्ध को, या गोगुंदा के युद्ध को। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर का युद्ध किसे कहा है? तो ध्यान रखना, मेवाड़ का जो मैराथन है, ध्यान रखना, मेवाड़ का मैराथन, और मेवाड़ का मैराथन किसको कहा है? वो कहा है दिवेर के युद्ध को। और दिवेर का युद्ध अगर एग्जाम में पूछ ले कब हुआ, तो 1582 में हुआ था। किस किस के मध्य? तो महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? तो महाराणा प्रताप की इस युद्ध में क्या हुई थी दोस्तों? विजय हुई थी। तो